नमस्कार। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आज से हम लोग भारत की मिट्टियों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। भारत की मिट्टियां आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं होती है जिसमें यहां से सवाल ना बने। आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में भारत की मिट्टियों से सवाल जरूर बनते हैं। इसी वजह से और आपकी सुविधा की वजह से हम लोग इस क्लास को 2 या 3 भागों में करके पढ़ने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग भारत की जो मिट्टियां हैं, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, उस पर अपनी समझ विकसित करेंगे और उनको मैप में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उनको चिन्हित करेंगे कहां पर है वो। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। इसके अलावा जो मिट्टी से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग जो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उसको समझा जाएगा। इसके अलावा जो मृदा के संघटक हैं, उसको समझा जाएगा कि मिट्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों से उसका निर्माण होता है। इसके अलावा क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा पर बात की जाएगी। इन तमाम सिद्धांतों पर या जो प्रमुख कारक हैं, प्रमुख तथ्य हैं, इन पर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग जो ये भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जा रही हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। उन मिट्टियों की विशेषता कहाँ पाई जा रही है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग इसके बाद की क्लास में, अर्थात कल की क्लास में और उसके बाद की क्लासों में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग भारत की मिट्टियों पर समझ विकसित करेंगे। मुख्यतः मिट्टी पर अपनी समझ विकसित करेंगे। मिट्टी अर्थात मृदा, मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उन्हें इस मैप में हमने अलग अलग रंगों से दर्शाया है। किन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, इसको मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा की वजह से लिख भी दिया है, ठीक है ना। जैसे कि ये नीले रंग में जो दिखाई दे रहा है, ये पर्वतीय क्षेत्र है भारत का। पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी ये पर्वतीय मिट्टी है, नीले रंग में यह दिखाया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा ये हरे रंग के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, हरे रंग के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि गुजरात से लेकर के और यहाँ पश्चिम बंगाल, इसके अलावा हमारा जो पूर्वी तट है, पूर्वी तटीय मैदान है, इसके अलावा इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे क्षेत्र। इसके अलावा ये पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र का मैदान, अर्थात ये वो क्षेत्र है जो नदी के द्वारा काट कर लाई गई मिट्टी, अर्थात काप निक्षेपों से जिसका निर्माण हुआ है, अर्थात ये जलोढ़ मिट्टी है। जो नदियों के द्वारा काट कर मिट्टी लाई जाती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो ये हरे रंग के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं पूरे मैप में, वो सभी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो बीच में ये काले रंग में ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, काले रंग में, ब्लैक कलर में, ये भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र को दर्शा रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, गुजरात का कुछ क्षेत्र और सौराष्ट्र, गुजरात में सौराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, यहाँ पर भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। ये प्रारंभिक आग्नेय चट्टानें थी। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसे काले रंग में यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ बीच में सबसे अधिक आप देख पा रहे होंगे रेड कलर की डॉट्स, लाल रंग के जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भारत में लाल मिट्टी को दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ पूर्वोत्तर भारत में भी इन क्षेत्रों में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो लाल रंग में ही पूरा भरा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जैसे कि पश्चिमी जो तट है हमारा,
पश्चिमी तट, सह्याद्री के पश्चिम वाला हिस्सा जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्षेत्र, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का जो कुछ क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। इसके अलावा भारत में मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके अलावा सुरमा घाटी, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर भारत में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार के। छठा है यहाँ पे मरुस्थली, ये जो काले रंग का डॉट दिखाई दे रहा है, राजस्थान वाला क्षेत्र है ये। यहाँ पर भारत में मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा भारत में पीठ अर्थात दलदली मिट्टी पाई जाती है। ये भारत के मुख्यतः डेल्टाई क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र है, डेल्टा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। पीठ कहा जाता है गीली मिट्टी, अर्थात जिसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, पानी बहुत ज़्यादा हो, उसे पीठ कहा जाता है, अर्थात दलदली मिट्टी कहा जाता है। तो ये मुख्यतः डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि इसमें नहीं दर्शाया गया है। मुख्यतः डेल्टा वाले क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा भारत में क्षारीय और अम्लीय मृदा भी पाई जाती है, वो भी इन्हीं में से बनती है, बताएंगे आगे चल करके। आगे की क्लासेस में हम लोग इन्हीं जो मिट्टियाँ हैं भारत की, इन पर विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कुछ विधिक सिद्धांतों को समझते हैं, इसके जो बेसिक हैं उसको समझने की कोशिश आज की क्लास में करते हैं, ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं। जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं पैतृक शैल, उसे कहते हैं पैतृक शैल। अब यहाँ से हम जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं आप उसको उसी तरीके से लिखते जाइएगा। हेडिंग डाल दीजिए मृदा को प्रभावित करने वाले कारक और उसके नीचे पैतृक शैल, ठीक है ना। पहला होगा पैतृक शैल। पैतृक शैल का तात्पर्य है कि जो प्रारंभिक चट्टानें हैं, शुरुआती चट्टानें, जो शुरुआत की चट्टानें हैं, जिससे हमारा क्रस्ट बना हुआ है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो जिससे बना हुआ है, उस पर किसी प्राकृतिक कारकों की वजह से, ठीक है, किसी प्राकृतिक कारकों की वजह से, प्राकृतिक कारकों से क्या तात्पर्य है, जैसे कि वायु, जल या फिर हिमानी, किसी भी माध्यम से अगर प्रारंभिक चट्टानों में वो टूट फूट जाती हैं, प्रारंभिक चट्टानें टूट फूट जाती हैं और भुरभुरी हो जाती हैं, अगर वो भुरभुरी हो जाती हैं उसे पैतृक शैल कहा जाएगा, उसे पैतृक शैल कहा जाएगा। पैतृक शैल मृदा निर्माण की पहली प्रक्रिया होती है। पैतृक शैल मृदा निर्माण की पहली प्रक्रिया होती है। प्रत्येक बात इसी तरीके से आप लोग लिखते जाइएगा, जैसे कि प्रारंभिक चट्टानों में किसी प्राकृतिक कारणों की वजह से, किसी प्राकृतिक कारणों की वजह से, ब्रैकेट में लिख लेंगे जल, वायु या हिमानी कारकों की वजह से चट्टानें टूट फूट करके भुरभुरी हो जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक शैल कहा जाता है। यह मृदा निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया पहली प्रक्रिया होती है। इससे मृदा में लिखेंगे, इससे मृदा में खनिज, इससे मृदा में जो प्रमुख खनिज हैं ये, और इसके अलावा जो पोषक तत्व हैं ये प्राप्त होते हैं, जो पोषक तत्व हैं ये प्राप्त हो जाते हैं। लिख लेंगे इससे मृदा में खनिज तथा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। समझ पा रहे होंगे। अर्थात जो हमारा क्रस्ट है, जो प्रारंभिक चट्टानें हैं, वो किन्हीं प्राकृतिक कारणों की वजह से, जल की वजह से, हवा की वजह से या फिर हिमानी की वजह से, अगर वो टूट फूट कर भुरभुरी हो जाती हैं, अगर वो भुरभुरी हो जाती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पैतृक शैल कहेंगे। ये हमारे मृदा को प्रभावित करने वाला पहला कारक है और यहीं से वो मिट्टी अर्थात मृदा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारक होता है उसे कहते हैं जलवायु, वो है जलवायु। जलवायु में मुख्यतः 3 चीजें प्रमुख होती हैं। इसमें जल, दूसरा वायु और तीसरा ताप, यानी कि तापमान। तीसरा है तापमान। ये तीनों चीजें, जल, वायु और तापमान, जो भी मृदा में रासायनिक तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, वो मृदा में जो मिलते हैं उसमें रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं,
उसको नियंत्रित करने का तथा उसको संचालित करने का जो काम करता है वो जलवायु करता है। लिखेंगे कि मृदा में रासायनिक क्रियाओं तथा सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को नियंत्रित तथा संचालित करने का कार्य जलवायु के द्वारा किया जाता है। तो ये निर्माण की दूसरी प्रक्रिया होती है, अर्थात जब उसमें जो भी पोषक तत्व हैं या जो भी खनिज या पोषक तत्व हैं, इनमें जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो कि मृदा को उर्वरक या विभिन्न उसकी अलग अलग विशेषताएं बना रही हैं, वो निर्भर करता है किस पे? जलवायु पे। ठीक है ना? अर्थात जल की मात्रा किस तरीके से होगी, उसमें वायु की मात्रा, और सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ पर तापमान किस प्रकार का होगा, वहाँ पर वर्षा कितनी होती है। ठीक है ना? ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये मिट्टी में जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो किस प्रकार से होंगी, उसका क्या असर पड़ेगा, वो किस प्रकार की मिट्टी को निर्मित करेगा, ये सब कुछ जलवायु पर निर्भर करता है। अर्थात मृदा में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित तथा संचालित करने का काम जलवायु करता है। आप इतना ही लिख लेंगे कि मृदा में होने वाले रासायनिक क्रियाओं को संचालित तथा नियंत्रित करने का काम जलवायु के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? दूसरा होता है आपका जलवायु, फिर हाँ जलवायु। इसके अलावा तीसरा जो है वह है वनस्पतियाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वनस्पतियाँ मृदा में ह्यूमस की मात्रा तय करती है। ह्यूमस, अब ह्यूमस किसे कहा जाता है? वनस्पतियाँ मृदा में ह्यूमस की मात्रा तय करती है। ह्यूमस का मतलब होता है कि जो मृदा है उसके ऊपर जो वनस्पतियाँ हैं जब वो मिट्टी में मिलती हैं, उसके पत्ते या उसकी जो लकड़ियाँ हैं जो भी टूट फूट करके मृदा में मिलती हैं, उसके बाद वो सड़ती गलती हैं। तो जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं अर्थात वनस्पतियाँ हैं, जब वो मिट्टी में मिलती हैं तो उससे उसके सड़ने गलने के बाद जब वो मृदा में मिल जाती हैं, जो उसके जीवाश्म है, अर्थात मृदा में वनस्पतियों तथा विभिन्न प्रकार के जीवों के जो अवशेष होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, इनका मिट्टी में मिलना, जब ये मिट्टी में मिलते हैं तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ये ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इसमें आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि वनस्पतियाँ मृदा में ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करती हैं। अर्थात अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र या जो वन क्षेत्र होते हैं, मुख्यतः जो पर्वतीय वन होते हैं, वहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र, वहाँ पर वनस्पतियाँ कम होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा भी कम होगी। ह्यूमस की मात्रा का यहाँ पर तात्पर्य है कि मृदा में खनिज, कार्बनिक पदार्थ अर्थात जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी है, ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने का काम करती है। अर्थात मिट्टी कितनी उर्वरक होगी, उसमें ह्यूमस की मात्रा का होना, अधिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा होगी उतनी ही वो मिट्टी उपजाऊ होगी। ठीक है ना? ह्यूमस का तात्पर्य सामान्यतः छात्र जो है वो नमी से लगा लेते हैं। नमी से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका जो मुख्य मतलब है वह है वनस्पतियों के सड़े गले जो भाग हैं, वनस्पतियों के सड़े गले भाग जब मिट्टी में मिलता है तो वह मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करता है। अर्थात वनस्पतियाँ मिट्टी में, मृदा में ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसका जो अगला कारक है वह है भूमिगत जल। लिख लेंगे अगला, भूमिगत जल। भूमिगत जल किसी मृदा में जो नमी की मात्रा है यह निर्धारित करेगा। अगर आप पठारी क्षेत्रों को देखेंगे वहाँ पर भूमिगत जल नहीं है। यही कारण है कि जो उसका ऊपरी सतह है उसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन जो जलोढ़ क्षेत्र है, भारत का जो जलोढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर भूमिगत जल पाया जाता है। यहाँ पर भूमिगत जल
पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा होती है मृदा में। तो लिख लेंगे भूमिगत जल में कि भूमिगत जल मृदा में नमी की मात्रा निर्धारित करती है। भूमिगत जल मृदा में नमी की मात्रा को निर्धारित करती है। इसके अलावा जो सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ये ह्यूमस को बनाते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये मृदा में अगर ये नहीं है तो बाकी जो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो संभव नहीं हो पाएंगे। अर्थात सूक्ष्म जीव मुख्यतः क्या कार्य करते हैं? यदि कोई जीवाश्म वनस्पति का या किसी जीव का सतह पर गिरता है, मृत जीव या फिर वनस्पति, तो सूक्ष्म जो जीव होते हैं जिसमें मुख्यतः कवक या जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं वो उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं और उसके खनिज और जैविक तत्वों में अलगाव करते हैं। इस प्रक्रिया से मृदा में जो भी खनिज या जैविक तत्व हैं वो मिल पाते हैं। अर्थात जो वनस्पति है उस वनस्पति में जो खनिज है और जो जैविक तत्व है इसको मृदा में मिलाने का जो कार्य किया जा रहा है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। वही उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं और उसके बाद उसके जो खनिज हैं और जो उसके जैविक तत्व हैं वो मृदा में मिल पाता है। ठीक है ना? तो आप इसी तरीके से सूक्ष्म जीवों में लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को सड़ा गलाकर खनिज और जैविक पदार्थों को अलग कर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? ये रहा है आपका जो भी इसके कारक हैं वो। ठीक है? अर्थात मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो ये 5 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पैतृक सेल, जलवायु, वनस्पतियां, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव। ये प्रमुख कारक हैं जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो मृदा का संगठन होता है, मृदा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, आप इसको इसी तरीके से लिख भी लेंगे। ठीक है ना? बहुत आसान है। मृदा संगठन, इसमें जो खनिज पदार्थ है परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है कि मृदा में जो खनिज पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी होती है, प्रतिशत में पूछा जाता है, इसलिए आप इसी तरीके से इसको लिख भी लेंगे। ठीक है ना? तो मृदा में खनिज पदार्थ की जो मात्रा है 40 से 45% तक, 40 से 45% क्या होता है? खनिज पदार्थ। इसके अलावा ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस जिसे कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है, जैविक तत्व कहा जाता है या जीवाश्म कहा जाता है, इसकी मात्रा मृदा में यानी मिट्टी में सामान्यतः बात की जा रही है यहाँ पे, वो 5 से 10% तक होता है। ठीक है ना? इसके अलावा जल की मात्रा मिट्टी में, मृदा में जल की मात्रा 25% तथा वायु की मात्रा भी बराबर होती है, 25% ही होती है। ठीक है ना? इसके अलावा मिट्टी में कवक और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जीवाणु पाए जाते हैं। इन सभी चीजों से मिलकर के मृदा बनता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं? खनिज पदार्थों के अंतर्गत या कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं? जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे, उनमें हम इन तत्वों पर बात करेंगे कि इसमें एल्युमिनियम कितना है, लोहा कितना है, जो विभिन्न धातुएं हैं, पदार्थ हैं, उनमें इनकी मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, इन तमाम चीज़ों पर जो भी इसके बेसिक एलिमेंट हैं उन चीज़ों पर हम लोग चर्चा वहाँ पर करेंगे, या आगे की क्लासेज में हम लोग जब विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना? लेकिन फिलहाल मुख्यतः इसमें खनिज पदार्थ, ह्यूमस अर्थात कार्बनिक पदार्थ जिसे जैविक पदार्थ भी कहा जाता है या फिर जीवाश्म कहा जाता है, इसकी मात्रा 5 से 10% तक होती है। इसके अलावा मृदा जल, मिट्टी में जल की मात्रा 25%, वायु की मात्रा भी 25%, इसके अलावा सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इन सभी से मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। ठीक है? इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि मिट्टी में कुछ मृदा जो होती है वो क्षारीय होती हैं और कुछ अम्लीय होती हैं। कुछ मृदा जो होती है वो क्षारीय होती है और कुछ अम्लीय होती है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सिद्धांत होता है। मुख्यतः जो भारत में लेटराइट मिट्टी पाई जा रही है,
ये जो लाल रंग में भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। लेटराइट मिट्टी मुख्यतः निछालन की प्रक्रिया से बनती है। निछालन की प्रक्रिया, तो निछालन क्या कहलाता है? निछालन, निछालन से तात्पर्य है कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है ना, और इस सतह पर जब बारिश होती है, इस सतह पर जब बारिश होती है तो बारिश के जल के साथ जो इसके ऊपर उर्वरक तत्व हैं, जो सतह पर यहाँ पर ऊपर उर्वरक तत्व हैं, वह उर्वरक तत्व जल के साथ छन करके और नीचे आ जाते हैं। इसमें मुख्यतः सिलिका पदार्थ होता है। मैंने बताया कि मिट्टी में बहुत प्रकार के पदार्थ होते हैं। जो भूरे रंग का आपको दिखाई देता है, मिट्टी जो ब्राउन कलर की दिखाई देती है, उसे सिलिका कहा जाता है। उसे सिलिका पदार्थ कहा जाता है। ये मिट्टी का मुख्य तत्व होता है, ठीक है ना। तो बारिश की वजह से, अर्थात अत्यधिक जल की वजह से इस सिलिका पदार्थ का निछालन हो जाता है, अर्थात वो नीचे चला जाता है, ठीक है ना, वो जो है नीचे चला जाता है। इस वजह से जो ऊपर का क्षेत्र है, इसमें रेत, कंकड़, ठीक है ना, बजरी, इस तरीके की जो चीजें हैं वो ऊपर रह जाती हैं, और बाकी जो उर्वरक तत्व है और जो सिलिका पदार्थ है वो जल के साथ नीचे चला जाता है। ये कहाँ पर होगा? जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्थात भूमिगत ऊपर जो सतह पर जल है वो बहुत ज़्यादा है, अर्थात बारिश जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ भारत में वर्षा ज़्यादा हो रही है, जैसे कि पश्चिमी तट, मालाबार तट, यहाँ पर भारत में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारत में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो इन क्षेत्रों में भी। इसके अलावा मेघालय में शिलांग का पठार, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा शिलांग के पठार खासी पहाड़ी पर होती है, मासिनराम में, तो इस क्षेत्र में भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा सुरमा घाटी में भी वर्षा ठीक ठाक होती है, इस वजह से यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा भारत में अन्य भी तमाम जगह हैं जहाँ जहाँ बारिश की मात्रा सबसे ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है वो मुख्यतः निछालन की प्रक्रिया से होता है, और निछालन की क्रिया जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप लिख लेंगे निछालन, आप लिखेंगे निछालन क्रिया कि वर्षा जल के कारण सतह के उर्वरक तत्व छन करके नीचे चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को निछालन कहा जाता है। इस प्रक्रिया से भारत में लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से भारत में लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है केशिका। इसको कहा जाता है केशिका। इसको केशिका का सिद्धांत या केशिका क्रिया, इसको एक और नाम दिया जाता है केशिका क्रिया। केशिका क्रिया क्या है? केशिका क्रिया, ठीक है ना। जल में की एक विशेषता होती है, उसमें पृष्ठ तनाव होता है। उस पृष्ठ तनाव के कारण जल की एक विशेषता उत्पन्न होती है कि वो सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा, जैसे कि ये हमारी सतह है और मिट्टी, इसमें विभिन्न प्रकार के बहुत सारे असंख्य सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। मृदा में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, ठीक है ना। तो जल की विशेषता होती है कि वो उन सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा ऊपर उठने का प्रयास करता है। उन सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा जल जो होता है वो ऊपर उठने का प्रयास करता है। समझ पा रहे हैं आप इसे? जो सतह है, नीचे जो जल है, भूमिगत जो जल है, तो वो सूक्ष्म नलिकाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। जैसे कि आप देखे होंगे फर्श पर अगर पानी गिर जाए तो हम क्या करते हैं, उस पर सोखता या कोई चीज़ रखते हैं, फोम वगैरह, तो पानी कहाँ चला जाता है? ऊपर उठ जाता है। ग्रेविटी काम नहीं करती है, अर्थात वहाँ पे पानी ऊपर उठने का प्रयास करता है और उन सूक्ष्म नलिकाओं से ऊपर उठ जाता है। तो चूंकि मृदा में भी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, तो उन सूक्ष्म नलिकाओं से जल जो है वो ऊपर उठने का प्रयास करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। उन सूक्ष्म नलिकाओं से जब जल ऊपर उठता है
तो उस नलिकाओं के द्वारा जल में भूमि के अंदर जो तत्व है मुख्यतः इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये जल के साथ उन सूक्ष्म नलिकाओं से होते हुए इस सतह के ऊपर आ जाता है और यहाँ पर बिछ जाता है, यहाँ पर बिछ जाता है। जल वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है और चूना जो है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सतह के ऊपर यहाँ पर बिछ जाता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को केशिका कहा जाता है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण इसी प्रकार से होता है, क्षारीय मिट्टी का निर्माण इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये उन क्षेत्रों में भी होता है जहाँ पर सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है। आगे चल करके जब हम क्षारीय मृदा पर बात करेंगे उसमें भी इसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इसको कहा जाता है केशिका की प्रक्रिया। तो इसमें यहाँ पे बेसिकली बांगर क्षेत्र जो भारत में है, बांगर क्षेत्र, खादर बांगर, और बांगर का जो पुराना क्षेत्र है, बांगर का तात्पर्य क्या होता है कि यह नदी के द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। और बांगर जब और पुराना हो जाता है जहाँ पर नदी का जल अब नहीं जाता है, तो वहाँ पर कृषि करने के लिए हम सिंचाई का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो उन स्थानों पर जहाँ पर सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि जल नीचे जाता है और फिर उसके बाद वो केशिका की प्रक्रिया के द्वारा ऊपर आता है, जिससे नीचे का जल ऊपर जब आता है तो नीचे का कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर ला करके बिछा देता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे मुख्यतः आप लोग कंकड़ कहते हैं, ये पाई जाती हैं। ये बांगर के जो पुराने क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को केशिका कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रक्रियाएं जो है लिख लेंगे, केशिका में क्या होता है कि शुष्क क्षेत्रों के सतह का जल वाष्पीकरण के कारण उड़ जाता है, जिसे केशिका क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में पानी में पृष्ठ तनाव के कारण पानी सूक्ष्म नलिकाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। इस क्रिया के कारण भूमिगत जल के साथ उसमें पाया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट भी ऊपर उठता है तथा सतह पर बिछ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें या इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं केशिका। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा किसको कहा जाता है। अम्लीय मृदा का तात्पर्य होता है कि वह मृदा, मैंने यहाँ पर प्रत्येक बात लिख दी है, समझ लीजिए इसको ठीक से। अम्लीय मृदा का तात्पर्य होता है कि जिस मृदा में H यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगी, हाइड्रोजन की मात्रा अगर अधिक होगी उसे अम्लीय मृदा कहा जाएगा। हाइड्रोजन की मात्रा जिसमें अधिक होगी उसे अम्लीय मृदा कहा जाएगा। आप इसी तरीके से इसको लिख लेंगे। इसका जो pH मान होता है, मृदा की जो भी लवणता है, उसकी क्षारापन है या फिर उसमें अम्लीय अगर उसकी माप की जा रही है, उसे pH मान में नापा जाता है। उसका मानक होता है pH मान। तो जो अम्लीय मृदा होती है इसका pH मान 7 से कम होता है। 7 एक उदासीन मृदा का pH मान है, उदासीन मृदा का, ठीक है ना, अर्थात बीज का। जो पौधे विकसित हो रहे हैं या जो फसलें हो रही हैं, तो फसलों के होने के लिए या पौधों के विकास करने के लिए मृदा का जो pH मान है वो 6 से 7.5 होना चाहिए। प्रत्येक बार इसी तरीके से लिख लीजिएगा, 6 से, अर्थात पौधों को विकसित होने के लिए या फसलों को विकसित होने के लिए मृदा का pH मान कितना होना चाहिए, 6 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अम्लीय मृदा जो है इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से कम होता है, इसलिए उर्वरक नहीं होती है। अगर आप इसे उर्वरक बनाना चाहते हैं, अर्थात अम्लीय मृदा को उर्वरक बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें चूने का उपयोग करेंगे, चूने का छिड़काव कर देंगे, तो ये मृदा जो होगी उपयोगी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा है क्षारीय मृदा। अच्छा, अम्लीय मृदा जो है
भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। अम्लीय मृदा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। गुजरात का जो ये क्षेत्र है, तट है, चूंकि समुद्र का जो जल है वो जब सतह के अंदर चला जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है, तो उसे अम्लीय मृदा का निर्माण होता है, ठीक है ना। दूसरा क्षारीय मृदा, दूसरा है क्षारीय मृदा। जिस मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम के मतलब आप देख पा रहे होंगे, पोटेशियम के मतलब पोटेशियम और Na मतलब सोडियम। पोटेशियम और सोडियम की बहुलता अर्थात अधिकता जिस मृदा में होती है वो क्षारीय मृदा होती है, ठीक है ना। इसका जो pH मान होता है ये 7 से अधिक होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है और इस कारण ये भी उपजाऊ नहीं होती है। तो इसे अगर उपजाऊ बनाना, ये कठोर हो जाती है, काफ़ी कठोर हो जाती है, तो इसे अगर उपजाऊ बनाना है, ठीक है ना, तो आप इसमें जिप्सम का उपयोग करेंगे। इसमें लिखा होगा, इसमें आप जिप्सम का उपयोग करेंगे। जिप्सम के उपयोग करने से ये मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें जिप्सम का हम उपयोग कर देंगे और उसके बाद इसका हम कृषि कार्य के लिए अर्थात इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका आप इसी तरीके से लिख लेंगे। ये एक मिट्टी का तिर्यक काट है, तिर्यक काट है, ये हमारी सतह है, जमीन, ठीक है ना। इस जमीन से इस तरीके से अगर हम मिट्टी का एक टुकड़ा लें तो उसमें हमें 4 लेयर्स प्राप्त होंगे। इसके 4 लेयर्स होते हैं, इनके नाम ओ लेवल, O, A, B और C होता है, ठीक है ना। जो भी हम फसलें लगाते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जो ये फसल है और इसकी जो जड़ें हैं ये इसी ए लेवल पर होती हैं, यही सबसे उर्वरक होता है, ठीक है ना। हम निछालन की बात कर रहे थे, अर्थात जो भी उर्वरक तत्व है वो कहाँ है, इस लेयर में है, ठीक है। और जब इसमें निछालन होता है तो इसी का उर्वरक तत्व जो होता है वो यहाँ आ जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो लेवल है इसे पूछा जाता है कि जो सबसे ऊपरी जो सतह है, जो सबसे ऊपरी स्तर है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ओ स्तर। उसके बाद बीच वाले, उसके नीचे वाले स्तर को ए स्तर कहा जाता है, उसके नीचे वाले को बी स्तर और सबसे नीचे सी स्तर, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि जो मृदा की परिच्छेदिका होती है उसमें सबसे उपजाऊ जो स्तर है वो कौन सा है, तो वह है ओ स्तर, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। किसी पौधे की जड़ें कहाँ तक विस्तृत होती हैं, पूछा जाता है किसी पौधे की जड़ें कहाँ तक विस्तृत होती हैं। यहाँ पर पौधे की बात हो रही है, ठीक है ना। तो किसी भी पौधे की जो जड़ें होती हैं वो इसी ओ स्तर तक विस्तृत होती हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, ठीक है ना। इसके अलावा भारत की जो कृषि अनुसंधान परिषद है, कृषि अनुसंधान परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसने भारत की मिट्टियों को, भारत की, इसको शॉर्ट में ICR कहा जाता है, तो इसने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे, पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इसके अलावा मरुस्थलीय मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी या फिर क्षारीय या अम्लीय मिट्टी या मृदा, ठीक है ना। इन सभी मिट्टियों के बारे में जो वर्गीकरण किया गया है इसका विस्तृत अध्ययन एक एक करके हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। जैसा जैसा हमने बताया है ये कुछ बेसिक बातें थी, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए जैसे जैसे हमने बताया है मुझे उम्मीद है कि आप उसी तरीके से एक अच्छा नोट्स हमारे साथ बनाए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।